हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो जेई मेन जेई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व करेंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आओ देखें कैसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की प्रॉब्लम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें हमें बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाएंगे। तो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है, ये नंबर 2 प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम में एक रॉड है जिसको हिंज किया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे 2 स्प्रिंग सिस्टम लगा रखा है। इसमें भी 2 स्प्रिंग है और यहाँ पे भी 2 स्प्रिंग है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिलती जुलती हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल में ली हैं। आओ इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसमें जनरली प्रॉब्लम में या तो टाइम पीरियड निकालना होता है ऑसिलेशन का, या फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। या तो टाइम पीरियड निकालना होता है टी, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो तीनों ही कनेक्टेड है, जैसे कि हमें पता है। अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है या निकाल लिया टाइम पीरियड हमने, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf। तो अगर हम f निकालते हैं तो ओमेगा भी आ जाएगा। तो मतलब ये t, ओमेगा और f तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं ये। तो अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू हमें पता चल जाती है तो बाकी वैल्यूज हम अपने आप निकाल लेंगे। तो देखो, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें एक रॉड है, उसको हिंज कर दिया गया है। जैसे ये एक रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ से एक रॉड को हिंज कर दिया गया है। हिंज करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये जो रॉड है ये रोटेट कर सकती है। इस पॉइंट पे ये घूम सकती है। तो ये एक रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ पे इस जगह पे रॉड को हिंज कर दिया गया है। मतलब अगर यहाँ पे हम
इसको रिलीज करेंगे तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगी, ऐसे एंगुलर मूवमेंट करेगी, मतलब एंगुलर मोशन करेगी। तो ये एक रॉड है जिसको हमने हिंज कर दिया है इस जगह पे, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखा है एक K1, और एक स्प्रिंग नीचे भी बिल्कुल इसका ऑपोजिट K2 लगाया हुआ है। तो इस रॉड का जो मास है वो m गिवन है। m इज द मास ऑफ रॉड, तो वेट की वजह से यहाँ पे एक वर्ड सेंटर पे हम सेंटर ऑफ मास पे एक mg फोर्स दिखा सकते हैं। ये mg एक कांस्टेंट फोर्स है, वेट की वजह से mg लगेगा नीचे रॉड पे। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब कंसेप्ट ये है कि जब भी हमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये लिखा हुआ है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल बी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब f कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है? ऑसिलेशन की। और जो ऑसिलेशन है, जो हमारे पास ऑसिलेशन है, जो ऑसिलेशन है, अगर एंगल या डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, मतलब जो स्मॉल ऑसिलेशन होगी तो वो SHM बन जाता है। जनरली अगर ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर जो एंगल जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो बहुत स्मॉल हो तो ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन होती है, ये कॉन्सेप्ट है जो समझना है। कंडीशन हमेशा क्या होती है अपने पास? A प्रोपोर्शनल टू -x। अगर एंगुलर SHM है तो अपने पास कंडीशन होती है अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा या फिर माइनस थीटा। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है एंगल डिस्प्लेस्ड। एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे माइनस साइन पुट किया गया। माइनस साइन का मतलब होता है कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन आई है ये बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो अगर ये कंडीशन हम प्रूफ कर दें तो इसका मतलब है हम प्रूफ कर देते हैं एंगुलर SHM। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये एक हमने कंडीशन लिख दी है, कंडीशन फॉर एंगुलर SHM। एंगुलर SHM की ये कंडीशन होती है द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाए तो जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। ऐसे लीनियर SHM होता है अपने पास, ये तो सारे जानते हैं। लीनियर SHM के केस में
एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह लीनियर एक्सेलरेशन होती है, और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये जो है अपने पास, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉर फ्रॉम मीन पोजीशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मीन पोजीशन से लिए जाते हैं। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो नेचर ऑफ फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो नेचर ऑफ फोर्स है वो रिस्टोरिंग है, मतलब सिस्टम के अंदर फोर्स जो है वो जो रिस्टोर हुई है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में या ऑसिलेशन के केस में रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। अगर पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से दूर है, चाहे लेफ्ट साइड है चाहे राइट साइड है, तो ये हमेशा उसका उल्टा, डिस्प्लेसमेंट के उल्टा टुवर्ड्स मीन पोजीशन अप्लाई, मतलब जो फोर्स है वो रिस्टोर होती है सिस्टम के अंदर। या फिर अगर एंगुलर एसएचएम हो रहा है तो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क होती है। मतलब अगर और प्रिसाइजली लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होती है वो होती है अपने पास ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स का अगर फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसको आप माइनस के एक्स भी लिखते हो। अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें, ढंग से लिख देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम से मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाता है के एक्स माइनस के एक्स। ठीक है, ऐसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क के केस में हम लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क के केस में हम लिख सकते हैं टाउ रिस्टोरिंग ये होता है आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। और ये जो टॉर्क होती है ये हो जाता है आई अल्फा, तो आई ओमेगा स्क्वायर जो थीटा है, इसमें से आई जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्फा बच जाएगा। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऑसिलेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है एंगुलर एसएचएम। और अगर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूफ कर देते हैं, तो ये हो जाता है लीनियर एसएचएम। तो अब हम क्या करेंगे, वापिस आते हैं प्रॉब्लम पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम इस जो सिस्टम था, ये जो हमारा सिस्टम है, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देके नीचे को, अगर हम यहाँ पे इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे मान लो एक्स डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज कर देते हैं, तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये जो रॉड है ये अपनी इसी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लग जाएगी ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रॉड है, ये ऊपर ऐसे और ऊपर को भी ऐसे, तो ये मीन पोजीशन बन जाएगी।
और ये इसके अबाउट ऐसे घूमने लगेगा, इसके अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा, घूमने लगेगा नहीं, ऑसिलेट करने लगेगा, ऊपर को भी जाएगा, वापस आएगा, नीचे को जाएगा। तो इस तरीके से इसके अबाउट ऑसिलेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। किस पॉइंट के अबाउट? अगर लीनियरली देखें तो इस पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे ऐसे नजर आएगा, वैसे ये इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम करेगा जो रॉड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया सिस्टम को और रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, जब हम इसको नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो अगर इस रॉड को देखें ध्यान से, तो ये यहां से ऐसे हो जाएगी। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया उन्हें, दिखने में तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही दिखाया है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो रॉड है जो नीचे घूम गई, इस पे ऊपर को एक फोर्स आएगी, क्योंकि जो ऊपर वाला स्प्रिंग है ये वाला, ये खिंच जाएगा, इसके अंदर इलोंगेशन आएगी और ये कंप्रेस हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला जो स्प्रिंग है ये वाला, ये इलोंगेट होगा, इसमें इलोंगेशन डेवलप होगी, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी इसकी, और इसके अंदर कॉम्प्रेशन आएगा, तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की फोर्स जो है ऊपर की आएगी, तो फोर्स होती है F इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ पे फोर्स आएगी K1 एक्स। ये नाम देख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं दोनों की, K1 K2 है या K1 K2 है जो गिवन है। तो फोर्स आ जाएगी K1 एक्स। तो ये जो स्प्रिंग है जो इलोंगेट होगा, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये ऊपर को फोर्स लगाएगा, और जो नीचे वाला कंप्रेस होगा वो भी ऊपर को ही फोर्स लगाएगा। तो दोनों की जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में होगी। अब जो कांस्टेंट फोर्स होती है, जैसे mg लग रहा था यहाँ पे, वो अभी भी लग रहा है mg। तो जो कांस्टेंट फोर्स होती है वो जो SHM होती है उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को कोई इफेक्ट नहीं करती है, तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई खास रोल नहीं होता, खास तौर पे टाइम पीरियड के केस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जब हम ये पहले भी लग रही है और बाद में भी, तो जब नेट देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम नेट रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी सिस्टम में। तो जो नई फोर्सेज आई हैं वो तो ये है स्प्रिंग फोर्सेस KX1 KX2। तो यहाँ पे जो नेट अपवर्ड फोर्स है, नेट अपवर्ड फोर्स जो लग रही है, तो नेट अपवर्ड फोर्स हम लिख सकते हैं एफ नेट। तो K1X प्लस K2X। तो एक जो स्प्रिंग था वो कॉम्प्रेस हुआ और दूसरा इलोंगेट हुआ, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसीलिए फोर्स K1X K2X। डायरेक्शन भी अपवर्ड थी दोनों की, डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है x। फोर्स अलग अलग प्रोड्यूस होंगी, K1X है दूसरी K2X है, तो टोटल फोर्स आ गई, टोटल वर्टिकल फोर्स हमने निकाल ली, अपवर्ड फोर्स। ये यही बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से सिस्टम वापस जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन और ऑसिलेट करेगा। अब ये फोर्स क्या कर रही है, ये फोर्स की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये थीटा एंगल, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। तो ये छोटी सी एक आर्क बन जाएगी यहाँ पे, अगर देखें दिस इज आर्क, ठीक है। आर्क होती है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो आर्क लेंथ है ये लगभग एक्स के बराबर ही हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम एक्स ही बोल सकते हैं। ये अब लगभग लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इसको हटा ही देते हैं। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकाल ली हमने। अब इस फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस करा किस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ इस हिंज के अबाउट, ये जो यहाँ पे हिंज है जिसके अबाउट ये टर्न कर सकता है, ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो टॉर्क है नेट अबाउट पॉइंट ओ, तो वो क्या होगा, क्योंकि ये फोर्स एक ही पॉइंट पे है यहाँ पे, तो अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स तो हमने निकाल ली, k1x प्लस k2x। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये है, वैसे तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ओ पॉइंट से अगर देखा जाए। बट क्या है कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज कराते हैं। देखो ये मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ये मान लो एंगल है, ये देखो। वैसे देखा जाए अगर फोर्स यहाँ लग रही है ऊपर को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये हो गया, छोटे वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो ये है आर परपेंडिकुलर, बट क्योंकि ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, जब ये एंगल बहुत ही छोटा है, जैसे मान लो इसकी लेंथ सपोज करो एल है, ये एल थी टोटल, तो ये एल है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, एल कंपोनेंट कर देते हैं इस एल के, एल कॉस थीटा, और ये जो है ये एल साइन थीटा हो गया। ये तो हमारा एक्स है, ये एल साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकली नीचे कितना डिस्प्लेस हुआ था एक्स। और ये आर परपेंडिकुलर जो है ये है अपना एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो जब हम थीटा स्मॉल की कंडीशन लगा देंगे, तो जैसे हम लिखेंगे कि थीटा इज स्मॉल, तो थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो ये क्या बन गया, एल थीटा। और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो कॉस जीरो वन, तो ये वन हो जाता है। तो एल परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर भी लगभग लेंथ ऑफ रॉड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि ये थीटा स्मॉल है, तो यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो हम एल के इक्वल ही पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये है अपने पास नेट रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा। तो k1 प्लस k2, एक्स बाहर निकाल लिया, एल। तो ये है हमारे पास नेट रिस्टोरिंग टॉर्क।
अब जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है? टॉर्क होता है आई अल्फा। तो इसकी वैल्यू जो है हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम एसएचएम की कंडीशन बनती हुई देखेंगे। अब जैसे ही अपने पास ये वैल्यू आ गई, तो ये जो x दिख रहा है हमें, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x किसके बराबर है, ये पड़ा एल थीटा। ये x किसके बराबर है, एल थीटा। ये तब है जब थीटा स्मॉल है। तो स्मॉल की कंडीशन, एंगल स्मॉल की कंडीशन हमेशा ही एसएचएम में आएगी। अदरवाइज ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है लेकिन एसएचएम नहीं होगा अगर थीटा लार्ज हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया k1 प्लस k2, x की जगह लिख देते हैं एल थीटा, और एक एल तो ऑलरेडी है। तो रॉड का जो इस पॉइंट के अबाउट, एज के अबाउट क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/3 ml स्क्वायर, और ये है अपना एल्फा। हाँ जी। तो इसमें देखो L इंटू एल, एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया। चलो अब हमारे पास क्या बचा, k1 प्लस k2, और इस 3 को भी इधर ले आते हैं। ये जो 3 हमें डिवाइड में नजर आ रहा है तो इधर आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा, और ये थीटा, और ये क्या बन गया, एल्फा। तो देखो एल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। एल्फा इज इक्वल, इसको अलग कर देते हैं, ये चीजें समझाने के लिए थी आपको। हाँ जी। एल्फा इज इक्वल टू 3k1 प्लस k2, 3k1 प्लस k2 इंटू थीटा। तो देखो ये कंडीशन से मैच करवाएं तो अल्फा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया, तो नेगेटिव साइन अगर हम लाना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे, क्योंकि जो फोर्स, ये टॉर्क जो है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम पहले से नेगेटिव लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो नेगेटिव का मीनिंग वहाँ पे सिर्फ रिस्टोरिंग के लिए होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन अगर हम लाना चाहते हैं तो ले आते हैं। तो उसका यहाँ पे कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, वो जस्ट रिस्टोरिंग जो वर्ड है उसके लिए होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे अपने पास ओमेगा की वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक m था हमारा, m भूल गया क्या, हाँ m की वैल्यू भी तो आनी चाहिए पड़ी, 3 डिवाइड बाय m, यहाँ पे डिवाइड बाय m भी होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा वो जो मास है इस रॉड का। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ गई 3k1 प्लस k2 बाय m। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √3k1 प्लस k2 बाय m। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कई बार उसमें ओमेगा ही निकालना होता है और कई बार एफ निकालना होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, हाँ तो इसमें ओमेगा ही निकाला है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कौन सी मैच कर रही है, देखो 3k1 प्लस k2 बाय m। तो जो हमारा आंसर है वो ये है। अब हमें इसको चेक करना होगा ऑप्शन में, 3k1 प्लस k2 बाय m का रूट। तो ये देखो ये आ गया, इसमें 3k1 प्लस, ये वाली जो ऑप्शन पहले वाली, ये चेंज कर देते हैं, वाइट पे ये काम करेगा। हाँ जी, ये ऑप्शन देखो, बाकियों में इसमें 3 नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें 3 है लेकिन ये k बाय m होना चाहिए, m बाय k गलत हो गया, इसमें 3 नीचे है तो ये गलत हो गया। अपना आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन।
तो इसका आंसर है ए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम को करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमने एंगुलर एसएचएम से इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये एंगुलर एसएचएम की प्रॉब्लम थी, तो उसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। तो अब हम सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम करी थी, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखो, ये जो अपने पास पहले वाली प्रॉब्लम में जो स्प्रिंग थे वो एक ही उस पे थे, एक ही पॉइंट पे अटैच थे। यहाँ पे देखो, दे वर अटैच्ड ऑन दे आर अटैच्ड ऑन सेम पॉइंट। देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये एक ही जगह पे स्प्रिंग अटैच है। लेकिन अगर आप सेकंड डायग्राम में देखते हो तो सेकंड में क्या है कि ये यहाँ पे अटैच है और ये मिडल में अटैच है। एक एंड पे है और दूसरा मिडल पे है। तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है ये। बाकी प्रॉब्लम जो है कंसेप्चुअली बिल्कुल सेम रहेगी, और जो कॉन्सेप्ट हमने पहले अप्लाई किया था सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और इस बार ये प्रॉब्लम हम जल्दी अटेम्प्ट करेंगे और ये जल्दी निपट जाएगी, क्योंकि पहले वाली प्रॉब्लम में हमने सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा था। इसमें हमें ये देखो कितने स्टेप्स थे। पहले हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझा, फिर हमने उसको अप्लाई किया। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिस्टम गिवन है हमें। इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये है L/2, मतलब मिडल में ये अटैच्ड है। तो L/2 ये है और L/2 इधर हो गई। तो टोटल लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या है, L। दिस इज L/2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो L/2। टोटल लेंथ इज L। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, यहाँ पे नेट टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, रिस्टोरिंग टॉर्क। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमें लिखना है। अगर चाहो तो नेगेटिव साइन लगा लो स्टार्टिंग में, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब टोटल टॉर्क निकालेंगे। तो देखो, ये जो अपना सिस्टम है, ये जो रॉड है, ये फाइनली थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी ऐसे। अगर मान लेते हैं हम ये मान लें कि ये जो है, ये स्प्रिंग जो है, मान लो x1 नीचे गया है। अब ये x2 नीचे नहीं आएगा। अब इसमें अगर कंप्रेशन x1 का हुआ है तो इसमें जो एक्सटेंशन है, इलोंगेशन है, वो x2 का होगा। उसमें सिमिलर इसीलिए कर दिया था, दोनों जगह आप ध्यान से देखो तो दोनों जगह हमने x लिखा था। ये देखो, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग एक ही जगह अटैच थे, तो अगर ये x नीचे गया तो कंप्रेशन x का हुआ, तो इलोंगेशन भी x का था। लेकिन ये अलग अलग पोजीशन होने की वजह से दोनों में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक में x1 है तो दूसरे में x2 हो जाएगा। तो जो फोर्सेस की लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। देखो, अगर ये नीचे को हमने कंप्रेस करा है तो ये फोर्स ऊपर को ही देगा, और फोर्स हो जाएगी K4K इंटू x1। ठीक है, इसमें ये देख लो, स्प्रिंग कांस्टेंट चेक कर लो। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ऊपर वाला 4K है, नीचे वाला 2K है। ये देखो, गलत लिखा गया है। ऊपर वाला 4K था, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसकी वजह से क्वेश्चन में डिफरेंट रिजल्ट आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला 4K है, नीचे वाला 2K है। ओके, गॉट इट। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया हमें। अब ये जो मिडल में फोर्स लगेगी, ये भी ऊपर को ही लगेगी।
ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये फोर्स कितनी हो जाएगी, इसको ढंग से दोबारा लिख देते हैं, पूरे रिजल्ट को दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Kx1 और यहाँ पे लिखेंगे 4K, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको स्टिफनेस भी बोलते हैं, स्प्रिंग स्टिफनेस, इनटू x2। अब यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जो है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो भी करेगा। तो इसके जो टॉर्क के लिए ये लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम अप्रॉक्सीमेट वो यूज करेंगे L/2। इसको भी L/2 थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन हमने पिछली बार देखा था कि जब थीटा स्मॉल होता है तो बराबर लेते हैं। और ये भी जो है इसका डिस्टेंस भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा L से, लेकिन हम इसको भी L ही ले लेंगे। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन करते हैं हम। तो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए करते हैं, थीटा स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्मॉल है, ये बेसिक कंडीशन है, अदरवाइज ऐसा चम नहीं बनेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नेट टॉर्क लिखते हैं। दोनों का सेंस सेम है, दोनों का टर्निंग इफेक्ट अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स F1, सॉरी फोर्स F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले वाला, प्लस दूसरी फोर्स F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसी का आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, R परपेंडिकुलर टू सेकंड वाला। तो पहली फोर्स के लिए डिस्टेंस फोर्स लिख लेते हैं 2Kx1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा, ये L डिस्टेंस पे लग रहा है, प्लस दूसरी बार 4Kx2, ये फोर्स है ऊपर वाली, ये वाली फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2, दिस इज L/2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, L/2, इसका डिफरेंस आएगा टॉर्क लिखते टाइम, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। नेगेटिव लगाना तो लगा सकते हैं यहाँ पे, कई बार क्या होता है कि ऐसे बाहर पहले ही नेगेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट में नेगेटिव आता है थ्योरेटिकली अगर हम देखें, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इसके बाद क्या है, ये हो गया अपने पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे x1 की। x1 की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था L इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ टाइप कह सकते हैं इसको, आर्क लेंथ के लगभग आर्क लेंथ के बराबर ही है ये। तो r इसके लिए L हो गया और थीटा, एक L ऑलरेडी बाहर है, ये है 4Kx2। x2 के लिए जो लेंथ है, रेडियस जो r है वो L/2 हो जाएगा, लेकिन थीटा दोनों में सेम रहेगा, और इंटू L/2। मतलब ये हमने वैल्यू इसमें और ये इसमें x1 और x2 की वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो, ये पड़ा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा जो डिस्टेंस है लगभग लगभग x1 है, और ये जो डिस्टेंस है लगभग लगभग x2 है, ये जो आर्क डिस्टेंस। तो ये होता है रेडियस, इसके लिए पूरा रेडियस लेंगे L थीटा, और इसके लिए आधा रेडियस लेंगे L/2। तो ये है L/2 थीटा, थीटा दोनों में सेम है। लो ठीक है, दोनों आर्क लेंथ निकाल ली, इसमें डाल दो वैल्यू, तो ये अपने पास आ गया। इसमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2K L² थीटा, और इसमें ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया KL² थीटा। तो केयरफुली देखें तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास 3KL² थीटा, और ये क्या होता है I अल्फा,
अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही जो हमने पिछले उसमें लिखा था 1/3 ml²। ये एक एंड के अबाउट क्या होता है 1/3 ml²। सेंटर के अबाउट जैसे ये रॉड है, अगर इसको इस एंड के अबाउट घूमना है तो 1/3 ml² होता है। अगर सेंटर के अबाउट घूमना है तो 1/12 ml² होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 3k L² थीटा। ये देखो L² से L² हम देखें केयरफुली, ये L² और ये L² कैंसल आउट हुआ। अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 9k m डिवाइड में आ जाएगा इंटू थीटा। तो ये आ गया। अगर हम ये SHM की क्वेश्चन बन गई, कंपैरिजन करें तो अल्फा है ω² थीटा और ω² की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। किस कंपेयर करने पे क्या आ गई 9k/m। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 9k/m इज द रिजल्ट और ये ऊपर रूट आ गया। 9 का रूट तो 3 बाहर चला जाएगा और ये अंदर k/m होना चाहिए। अपना रिजल्ट ये आया है। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर वो हमें कहता कि लीनियर सॉरी फ्रीक्वेंसी बताओ f, तो वो हो जाता 2 पाई ओमेगा होता है 2 पाई f हो जाता अपने पास ω/2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं ये ω/2 पाई। तो ओमेगा निकाल चुके थे तो ये आ जाता 3/2 पाई रूट k/m। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में यही पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं ऑप्शन में मैच करते हैं इसको 3 इंटू रूट k/m। हाँ जी, ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ चला गया ये पढ़ा देखो। इसमें अगर हम चेक करें तो ये तो 2k/m है, ये तो हो नहीं सकता। 4 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये भी नहीं, ये है ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर है सी। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और दोनों प्रॉब्लम कंसेप्ट समझ आने के बाद बहुत ही आसान थी। और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे। आप ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियोस देखते रहो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी जेई और नीट की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट और क्लास 11-12 CBSE फिजिक्स, सबको ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।